और राजस्थान हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है। तो बेहद अहम खबर, राजस्थान हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है। अक़लियती तलबा के लिए हॉस्टल के लिए 41 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। 5 अजला में ये अक़लियती हॉस्टल बनवाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जयपुर में रियासती सतह के हॉस्टल के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हालांकि मदारिस औक़ाफ़ और हज कमेटी के लिए कोई ठोस मंसूबा इस बजट में शामिल नहीं किया गया। और नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, राजस्थान हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है, अक़लियतों के लिए क्या कुछ खास? देखिए, अक़लियत के लिए के अलावा ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। कि भी तंजीमें हैं राजस्थान में, एक लंबे अरसे से जो राजस्थानी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे और बाकायदा जो कह रहे थे कि भाई अच्छा इस बार बजट आएगा, कानून आए हुए थे। 9 अरकान असेंबली हैं, उन्होंने बाकायदा लिख कर के सीएम को बजट में कुछ डिमांड की थी। उसका भी हालांकि जो है विरोध किया गया था, मुखालफत की गई थी, लेकिन वो तमाम चीजें आज पूरी बजट स्पीच से नजारत मिली। आप ये देखिए कि 64 पेज की बजट स्पीच थी, जिसमें 242 टोटल बजट से 2.25 घंटे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने बजट स्पीच दी। और इस पूरी बजट स्पीच में आप ये ताज्जुब करेंगे कि कहीं भी जो अल्फाज है मदरसा, उसका इस्तेमाल इस बार बजट में नहीं। मदरसा नहीं है, सिर्फ राजस्थान में अक़लियत के नाम पर अगर कुछ किया गया है तो उसमें एक हॉस्टल है वो राजस्थान में बनाने के लिए का किया गया है, बनाने के लिए, और एक जो अखराजात के लिए उसको किए गए हैं। बाकी आप देखिए कि राजस्थान को लेकर के कुछ नहीं हुआ है, माइनॉरिटी लॉ को लेकर के कोई बातचीत नहीं की गई है। मदरसों को उन्होंने हाईलाइट करने के पिछले साल अनाउंस की थी, ना तो उसका कोई रिव्यू किया गया, ना उस पर कुछ काम किया गया। अरबाज, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी लगातार देखते रहे हैं, मदरसा पैरा टीचर्स जो हैं उनका जब एहतजाज हुआ था तो उसके बाद काफी कुछ देखने में आया था, और फिर ये भी देखा गया था कि जो इंतखाबात हुए थे उसमें भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, लेकिन आज के इस बजट में वो सब कुछ नदारद। देखिए, बिल्कुल नदारद है कि मदरसा टीचर ने पूरी असेंबली का जोर ताकत से घेराव किया था। मामला के राजस्थान के काबिना तो उन्होंने भी मुदाखलत करके बाद बाकायदा ही कहा था कि भाई हम इस पूरे मसले के अंदर कुछ ना कुछ नतीजा निकालेंगे कि इसमें इंक्रीमेंट। ना तो इस बार मदरसे का कोई जिक्र किया गया, ना मदरसे में एजुकेशन को लेकर के कोई बात की गई, ना ही मदरसा एजुकेशन के अलावा मदरसा पैरा टीचर्स हैं उनकी सैलरीज को लेकर के या उन्हें रेगुलर करने को लेकर के, परमानेंट करने को लेकर के कोई बातचीत की है। मतलब पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, एक तरह से गायब है जितनी भी जो बुनियादी चीजें हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक और जो माइनॉरिटी तबका है राजस्थान में, ये बहुत बड़ा तबका है। काफी अहम भूमिका इस बार उन्होंने असेंबली इलेक्शन में जीत जाने में उन्होंने जो है काफी अहम किरदार निभाया था। पिछले बजट में लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई हो सकता है कि सरकार अभी अभी वजूद में आई है, शायद साल तो जो पिछले साल चीजों का जिक्र किया गया था वो भी बजट से खाली है। तमाम तंजीमें बेहद नाराज हैं, पूरा जो है जी। तो बहरहाल इस पर अपोजिशन का क्या कुछ रुख रहने वाला है, उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। अरबाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि राजस्थान हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है। सबसे अहम बात यह कि अक़लियती तलबा के हॉस्टल के लिए 41 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए। जयपुर में रियासती सतह के हॉस्टल के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन इस सब के बीच में मदारिस औक़ाफ़ और हज कमेटी के लिए कोई ठोस मंसूबा नहीं है। जिस तरह से अरबाज अहमद हमारे साथी रिपोर्टर हमें बता रहे थे कि ये जो स्पीच, बजट स्पीच दी अशोक गहलोत ने, उसमें पूरी स्पीच में कहीं भी उन्होंने मदारिस या फिर औक़ाफ़ का तस्करा तक नहीं किया। और जाहिर सी बात है, अब इसको लेकर वहाँ पर अक़लियतों का क्या कुछ रुख रहने वाला है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस को इंतखाबी हलफनामे से जुड़े केस में जमानत मिल गई है। नागपुर की अदालत ने 15,000 रुपये के ज़ाती मुचलके पर साबिक़ वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस को जमानत दे दी है। अदालत ने देवेंद्र फडणवीस को ज़रूरत पड़ने पर हाजिर होने की हिदायत दी है। देवेंद्र फडणवीस पर हलफनामे में 2 फौजदारी मामलों का जिक्र न करने का इल्ज़ाम है। इस केस की अगली समाअत 30 मार्च को होगी।
कोर्ट ने इलेक्शन एफिडेविट के मैटर में समन किया था। मैं कोर्ट में हाजिर हुआ। पीआर बॉन्ड पर मुझे अगली तारीख कोर्ट ने दी है और मेरा जो अर्जा है उसको स्वीकृत किया है पीआर बॉन्ड का। मूल रूप से करीब 93 से 98 के बीच की ये दो केसेस थी कि जिस समय एक झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए हमने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में 2 प्राइवेट केसेस मेरे ऊपर डाली थी और वो 2 केसेस सेटल भी हुई। अभी वो 2 केसेस मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन 2014 के मेरे एफिडेविट में ये 2 केसेस का मेंशन नहीं है। ऐसी मेरे ऊपर केस डाली गई। मैं लोअर कोर्ट में जीता, मैं हाई कोर्ट में जीता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस केस को सीजेएम कोर्ट में भेजा है और इसलिए मैं आज वहां पर हाजिर हुआ था। और मेरा विश्वास है कि इस केस में चूंकि जो 125 सेक्शन है उसके तहत चुनाव पर असर हो, इस प्रकार से कोई चीज़ छुपाने का यह सेक्शन है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ऊपर आज तक जो भी केसेस हुई ये सारी आंदोलनों में हुई केसेस है, कोई भी प्राइवेट केस नहीं है। आंदोलनों के कारण ही, लोगों के लिए ही ये सारी केसेस हुई है, इसलिए उसको छुपाने का कोई कारण भी नहीं है। जब मैंने बाकी सारी केसेस उस समय बताई थी तो ये किस भी छुपाने का कोई कारण नहीं था। मेरे वकील ने जो एफिडेविट तैयार किया और ये सारी चीज़ें हम कोर्ट के सामने रखेंगे और मेरा विश्वास है कि कोर्ट हमको न्याय देगा। न्यायपालिका पर मेरा पूरा विश्वास है। राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात आज शाम 5:30 बजे लोक कल्याण मार्ग में होगी। आपको बता दें कि कल राम मंदिर ट्रस्ट की पहली मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग में नृपेंद्र मिश्रा को टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वहीं मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के खजांची होंगे। चंपत राय को ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया, जबकि नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदर बनाया गया है। वहीं एनसीपी सदर शरद पवार का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर ही मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट कायम किया जाना चाहिए। लखनऊ में पार्टी के इस प्रोग्राम से खिताब के दौरान शरद पवार ने कहा कि अगर मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जा सकता है तो फिर मस्जिद के लिए क्यों नहीं। शरद पवार ने बीजेपी हुकूमत पर असल मसाइल को नजरअंदाज करने और समाज को मजहब की बुनियादों पर तकसीम करने का भी इल्जाम लगाया है। और मस्जिद ट्रस्ट के एनसीपी लीडर शरद पवार के बयान की अबू आसिम आज़मी ने हिमायत की है। समाजवादी लीडर अबू आसिम आज़मी ने कहा है कि मौजूदा मरकज़ की हुकूमत जैसे मंदिर के लिए ट्रस्ट बना रही है वैसे ही उसे मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट बनाना चाहिए। अबू आसिम आज़मी ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क में हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। साहब ने जो मांग किया है कि जब राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बन सकता है तो मुसलमानों के लिए ट्रस्ट बनना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। 5 एकड़ ज़मीन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए दी जाए तो ये तो मुसलमानों का काम मस्जिद की ज़मीन लेते हैं या नहीं लेते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री को उस वक्त ये भी अनाउंस कर देना चाहिए कि भाई मुसलमानों का भी एक ट्रस्ट हम बना रहे हैं। अब उसके बाद मुसलमान क्या करता है, उसका क्या रिएक्शन होता है, वो बात की बात है। परंतु ये ऐसा काम प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश में पोलराइज करके इस देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा करना चाहते हैं। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मुसलमान करके इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में एक गहरी खाई खोद करके सरकार चलाना चाहते हैं। मैं पवार साहब के स्टेटमेंट का पूरा सपोर्ट करता हूँ। और शरद पवार के इस मुतालबे की कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने भी हिमायत की है। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रंजीता झा से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी हमारे साथ है बात करने के लिए। अलवी जी, शरद पवार जो बड़े नेता है उन्होंने एक मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मंदिर को बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है उसी तरह से मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। या मैं शरद पवार जी का समर्थन करता हूं और मस्जिद का भी ट्रस्ट बनना चाहिए। अगर वो ज़मीन सरकार दे रही है तो उस पर मस्जिद कैसे बनेगी, उसका ट्रस्ट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए।
मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए, आप दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब नेशनलिज्म की बात आप करते हैं तो वो हिटलर होता है, तमाम दूसरी चीज़ें होती हैं, इसलिए नेशनलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तक तो नेशनलिज्म का जो मतलब था और जो इस्तेमाल किया जाता था उसका ये मतलब कोई भी नहीं मानता था, लेकिन आरएसएस के चीफ भागवत जी अगर ये कह रहे हैं कि नेशनलिज्म का लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि नेशनलिज्म कहने से हिटलर और मुसोलिनी की याद आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि आज के हालात में नेशनलिज्म का ही इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि हालात आज ऐसे ही इस देश के अंदर पैदा हो गए हैं और आरएसएस के चीफ खौफज़दा हैं कि कहीं इस तरीके के कोई देश का आदमी उंगली ना उठा दे। तो कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जी हाँ, शाहीन बाग के मुजाहिरीन और मुज़ाकरातकारों के दरमियान बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। ज़राए के मुताबिक अब से कुछ ही देर में मुज़ाकरातकार शाहीन बाग पहुँच जाएंगे, मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। पहले दिन की बातचीत से फ़रीक़ीन मुतमईन नज़र आए। मुज़ाकरातकारों ने मसले के हल के लिए बातचीत को ज़रूरी भी करार दिया है। और शाहीन बाग के मुजाहिरीन का क्या कुछ कहना रहा, वहाँ की दादियों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो आए थे वकील, हमने उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया और उन्होंने हमारे मतलब उनके दिल पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिल में हमारे लिए कुछ जगह के हमारे बीच में आकर बात रखी। उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने अपनी बातें रखी। उन्होंने रोड के लिए कहा कि रोड पब्लिक को परेशानी है, ये वो। हमने उसी टाइम एम्बुलेंस जा रही थी मरीजों की, हमने वो दिखाया। पुलिस की गाड़ी निकलती हैं, बच्चों स्कूल की बसें निकलती, सभी लोग निकलते हैं। उन्होंने मतलब हमने सारी अपनी बातें रखी, उन्होंने हमने अपनी रखी, फिर उन्होंने भी अपनी बातें रखी। तो हमें पूरा भरोसा और हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट का कि वो भी हमारी बात सरकार तक ये इस काले कानून के लिए मतलब पहुँचाएँ कि हमारे देश में इस कानून को लाने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि इसका कारण है, उसके पहले भी बाहर से आने वालों को नागरिकता दी जा रही थी, उसी आधार पर आप नागरिकता देते और ये काला कानून आपने लाकर देश में हिंदू मुसलमान करा दिया। सच्चाई तो ये है कि मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी, आपने हमें यानी कि ईसाइयों को अपने गले लगा लिया, आपने सिखों को अपने गले लगा लिया और आपने केवल मुसलमानों को अपने गले को नहीं लगाया। एक माँ के 4 बेटे, आप 3 के संग तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, एक के संग बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपको चाहिए कि आप सबके साथ एक समान व्यवहार करें, काले कानून को वापस लें। 68 डेज हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, अब वो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। पर आप जैसे आप अपना नज़रिया रख रहे हैं, वैसे हमारा भी नज़रिया समझिए कि CA, NPR, NRC क्यों अभी लागू करा गया। चलिए, आपने क्या NRC लागू ना किया गया, पर CA तो लागू हुआ है, पर क्यों हुआ? 70 साल बाद अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? और हम धरना पीसफुली कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी वारदात नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सड़क खाली क्यों करें? सड़क पीछे कालीन जी कुंज से भी है और पीछे से भी है। आप चाहें तो ये इतना सा पोर्शन आप छोड़ दीजिए जिस पे हम बैठे हैं, आप कालीन जी कुंज से सीधा ले लीजिए। तो आपका यही क्यों है कि यही सड़क खुले, यही सड़क खुले, ये सड़क क्यों खुले? सिर्फ एक का मसला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का है। तो वो थोड़े थोड़े करके हमारी इंटरव्यू ले रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे 22 तक, 22 को फैसला है। बात है रोड की, अभी CA की नहीं है, रोड पे बात करने आए थे, लेकिन अभी वो फैसला सुनाने नहीं आए। वो हमारे बात को रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि रोड खाली करना है या नहीं। हम बिल्कुल यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर उठाना था सरकार को तो शुरू में आते। आज 2 महीने, हमें 68 दिन हो गए, वो देखिए लिखा हुआ। आज क्या है जो हम रोड से इतने दिन पब्लिक को परेशानी, आज परेशानी हो रहा है। हमारे CA, NRC, NPR जो कानून लागू होने जा रहा है वो वापस ले लें, हम यहाँ से 1 मिनट में उठ जाएंगे। असल कानून तो वही है,
हम उसके से 2 बात की, 3 बात की, 4 बात मांग रहे हैं, एक ही बात न मांग रहे हैं। जब तक वो नहीं देंगे रास्ता नहीं निकलेंगे। और जब मुसलमानों को उनके नफरत है तो 2 करोड़ है कि 3 करोड़ है, सबको एक लाइन से खड़ा करके सबको बंदूक मार के वो उड़ा दे। रहना या न रहना हम लोग का बेकार है। पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अलग जगह ढूंढे जिस पर आप लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो 2 इंटरलॉक्यूटर्स आए हैं, जो बातचीत करने आपसे आए हैं, कोई बीच का रास्ता आप लोग बात करके इनसे निकलवा सकते हैं? निकलवा सकते हैं। हमको कोर्ट पर उम्मीद है। जैसे मस्जिद का फैसला दिया है उन्हें, हम सब चुप हो गए, उससे मेरा फैसला भी दो। आपको क्या लगता है क्या बीच का फैसला निकल सकता है? निकल सकता है बीच का फैसला। ये रास्ता नहीं, ये रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता। ये रास्ता के लिए वो काहे परेशान है? 70 का रास्ता बंद है, वो रास्ता को पहले काहे ना खुलवाते हैं? ये रास्ता पर काहे वो भीड़े हुए हैं? वजह का है, बात का है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे की तैयारियां उरूज पर हैं। रोड शो और मोटेरा स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं और इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की सलामती के हवाले से भी सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी चौकसी बरत रही हैं। फौज, पुलिस, सीक्रेट सर्विस और गुजरात पुलिस सलामती के ताल्लुक से लगातार मीटिंग्स कर रही है। गुजरात पुलिस के 25,000 जवान और NSG के जवान ट्रंप की सिक्योरिटी पर तैनात रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो रोड शो होगा, उसका जो बाहरी घेरा होगा, उसकी जिम्मेवारी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के कंधे पर होगी। आपको मैं पूरी तरह से तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग में यहाँ पर अहमदाबाद के लोग होंगे जो स्वागत के लिए खड़े होंगे और बाहर ये जो जहाँ पर आप रैपिड एक्शन फोर्स के जवान देख रहे हैं उनकी तैनाती की जाएगी, जिसके चलते वो बैरिकेडिंग से कूद कर या कहें लोग वहाँ पर सड़क पर जो मुख्य सड़क है जहाँ से ये रोड शो गुजरना है वहाँ पर ना आए। तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ये अभी आपको देख रहे हैं, एक कंपनी है पूरी 120 जवान हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर पूरा जो उनका रोड शो है उस समय उनकी तैनाती की जाएगी। और मैंने जिस तरीके से कहा पहले कि जो उनकी कंधों पर जिम्मेवारी की वही होगी कि किसी भी तरीके से लोग सड़क पर ना आए। और इसी तरीके से आप देखो पूरी तरीके से साजो सामान के साथ यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अहमदाबाद का ये एयरपोर्ट का रास्ता है जहाँ से राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो धर्मपत्नी मेलानिया ट्रंप, वो यहाँ से रोड शो से जब गुजरेगी तब लोगों के जो लोग हैं वो सड़क के किनारे ना आए, उनकी जिम्मेवारी इन्हीं जवानों के कंधों पर होगी। कैमरा कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। और इस सब के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा करने वाली हैं और वो बच्चों के दरमियान हैप्पीनेस क्लासेस का हिस्सा बनेंगी। दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया उनका इस्तकबाल करेंगे। सरकारी स्कूल में अमेरिकी खातून अव्वल खुसूसी मेहमान होंगी। रहने का मंत्र देने के लिए दिल्ली सरकार यूँ तो लंबे समय से काम कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है और अब इस हैप्पीनेस क्लास की चर्चा दिल्ली से अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। 24 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ गुजरात पहुंचेंगे और 25 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। और सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलने वाली हैप्पीनेस क्लास में पहुंचेंगी, बच्चों से बात करेंगी। क्योंकि जिस तरीके से देश भर में कई तरीके के जो दिन हैं वो बनाए जाते हैं, ऐसे में खुश रहने के लिए भी हैप्पीनेस डे बनाया जा रहा है जिसका भूटान ब्रांड एम्बेसडर है। इसी तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी हैप्पीनेस क्लास शुरू की गई है जिसमें बच्चों को टिप्स दिए जाते हैं कि वो किस तरीके से खुश रहें, किस तरीके से वो टेंशन फ्री रहें। तो अब इसकी चर्चा जैसे ही दिल्ली से अमेरिका तक पहुंची, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में पहुंचेंगी। करीबन 45 मिनट तक वो बच्चों से बात करेंगी, बच्चों से जानेंगी कि वो किस तरीके से खुश रहते हैं, हैप्पीनेस क्लास में क्या कुछ होता है, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और इससे पहले भी तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास को देखने के लिए पहुंचे हैं, चाहे वो आनंद कुमार की बात करें, कैलाश सत्यार्थी की बात करें और अब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहुंचेंगी, जहां उनके पति डोनाल्ड ट्रंप द्विपक्षीय वार्तालाप में बिजी रहेंगे, तो वहीं उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप बच्चों के साथ उस खुशनुमा माहौल को जानने के लिए पहुंचेंगी जिसका नाम है हैप्पीनेस क्लास, और तमाम तरीके की बच्चों से बात करेंगी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हालांकि अभी सिक्योरिटी पर्पस से ये जाहिर नहीं किया गया है कि वो कौन सा स्कूल होगा जहां पर मेलानिया ट्रंप पहुंचेंगी, लेकिन दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास चलाई जाती है और उन हैप्पीनेस क्लास में जब बच्चों से बात करने के लिए मेलानिया ट्रंप होंगी तो वो नज़ारा कुछ और ही होगा। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां ज़रूर अंदर शुरू कर दी गई होंगी। तो अब इंतज़ार है 25 फरवरी का, जब मेलानिया ट्रंप देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचेंगी और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाकर वो हैप्पीनेस क्लास का जायजा लेंगी और बच्चों से बात करेंगी। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मारूफ समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने बेंगलुरु में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हो रहे एहतजाज में लोगों से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान के मजलूम हिंदुओं को शहरियत देने का कानून मुल्क में 70 बरस से मौजूद है, लेकिन अब मोदी हुकूमत सीएए का खेल खेलकर मुल्क में अपने पराये का फर्क करना चाहती है। मलबूचन मागाम से ताल्लुक़ रखने वाली जिस्मानी तौर पर माजूर 11वीं जमात की तालिबा यास्मीना शफी तालीम के मैदान में बुलंदियों को छूने का ख्वाब रखती हैं। यास्मीना को स्कूल या फिर कोचिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए किसी दूसरों सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो हुकूमत से स्कूटी की तलबकार है। तो आप देखिए मागाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। ये है मलबूचन मागाम के एक बेहद गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली यास्मीना शफी। जिस्मानी कमजोरी की शिकार यास्मीना आला तालीम हासिल करना चाहती हैं। यास्मीना ने 10वीं जमात के इम्तिहान में 344 नंबरात हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। यास्मीना ने अब 11वीं जमात के मेडिकल स्ट्रीम में दाखिला लिया है। यास्मीना के वालिद एक मजदूर हैं। वो दिन भर मजदूरी करके अपने अहले खाना की किफालत करते हैं। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद यास्मीना अपनी तालीम जारी रखना चाहती हैं। उनको ताहम स्कूल या कोचिंग मरकज तक पहुंचने में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उनके वालिदैन का भी काफी वक्त अपनी बेटी को स्कूल ले जाने और फिर वापस लाने में सर्फ हो जाता है। मैंने अभी 10th पास किया है और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मेरे जो माँ बाप है वो घर का काम, मेरी माँ घर का काम छोड़कर और मेरा बाप अपना काम धाम छोड़कर मुझे गोदी में उठाकर ट्यूशन ले जाते हैं और ताकि मैं पढ़ सकूँ। यास्मीना शफीक किसी का बोझ बने बगैर स्कूल या फिर कॉलेज जाने की मुतमन्नी है। उनका कहना यही है कि अगर हुकूमत या फिर कोई भी दूसरा इदारा उनके लिए स्कूटी का इंतजाम कर दे तो वो किसी के सहारे के बगैर स्कूल जा सकती हैं और अपनी तालीम जारी रख सकती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया है कि वो पूछे मुझसे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि मुझे एक स्कूटी फराहम करे ताकि मैं भी बाकी सब की तरह इधर उधर जा सकूं। मुझे ऐसी कोई ऐसा स्कूटर दे जिस पर मैं खुद जा सकूं, जिस पर मैं गुड ट्यूशन जा सकूं या स्कूल जा सकूं ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। यास्मीना के वालिद का कहना है कि उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए एक स्कूटी तक खरीद सके। यास्मीना के वालिद गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि उनके लाडली के ख्वाबों को पूरा करने के लिए उन्हें एक स्कूटी फराहम की जाए। मैं शौक अमिस कोर पर्नुक, अगर बस मजूर पे बस हेकान कहें कर बस दोहस मजूर दो करान दोहस पे शाम खेवान चवान मैं गवर्नमेंट पे अपील करान अमिस स्कूटी आसन बस सुबह निवान ये अच्छा दोन बोजान दो दोहस तो शाम पकनावान दोह जाय। यास्मीना मुख्तलिफ करियर काउंसलिंग प्रोग्रामों, तालीमी और मजहबी तकारीब में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है। उनका कहना यही है कि तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान बनना है।
आप सब लोगों की हेल्थ कंडीशन बिल्कुल ठीक है। आप ज़ाया मत कीजिए अपनी हेल्थ को। मैं अपनी लाइफ में एक बेहतरीन इंसान बनना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान कोई बड़ा ऑफिसर बने या कुछ बने, ज़रूरी पहले कोशिश कीजिए हम एक बेहतरीन इंसान बने। जरूरत इस बात की है कि यास्मीना जैसी होनहार और पुरअज़्म नौजवानों की मदद, ताउन और हौसला अफजाई के लिए हुकूमत और दीगर मुतालिकीन भी अपना अहम रोल जल्द से जल्द अदा करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।